हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन। इससे पहले मैंने आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एग्जांपल करवाई थी और थोड़ा सा आइडिया दिया था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं टू लार्ज पॉपुलेशंस में से जो है हम लोग दो मीन्स को सिलेक्ट कर लेंगे, μ1 एंड μ2 को। ये हम लोगों ने सिलेक्ट किए फ्रॉम फिनाइट पॉपुलेशन। और इसके ही हमारे पास दो वेरिएंसेस हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए। अब हम लोग लेट करते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स, दो रैंडम सैंपल्स हैं n1 एंड n2। हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया अपनी पॉपुलेशन में से, जो हमारी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन थी, और हमारे पास जो डिफरेंसेस आ गए मीन्स के दरमियान, वो क्या आ गए, x⁴ 1 माइनस x⁴ 2। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स। और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस को हम लोगों ने ऑब्टेन करना है इस तरीके से। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या जो है उसको करना है। यहाँ पे हमने लाइट लिख लेते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो होगी कि हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स के जो हमारे पास मीन होगा उसको हम लोगों ने कैसे लिखना है। उसको हम म्यू से शो करेंगे, लेकिन हम यहाँ लगा देंगे x⁴ 1 माइनस x⁴ 2। ये शो ही इस बात को कर रहा है कि ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स है, ये उसका मीन है। ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, μ1 माइनस μ2 के। ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मीन्स हैं। ये हमारे पास होगी पहली प्रॉपर्टी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स की। इसमें हम लोग मीन को किस तरह शो करते हैं, μ(x⁴ 1 माइनस x⁴ 2), और उसको इक्वल होता है वो μ1 माइनस μ2 के। यानी ये दो हमारे पास पॉपुलेशन मीन्स हैं। इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स के मीन के। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो क्या है हमारे पास, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁴ माइनस x⁴ को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा x⁴ 1 माइनस x⁴ 2 से। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁴ 1 माइनस x⁴ 2। और इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x⁴ 1 माइनस x⁴ 2। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम इसको क्या क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x⁴ 1 माइनस x⁴ 2। और हम इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x⁴ 1 माइनस x⁴ 2। इसको हम ये भी कहेंगे, यहाँ पे मैंने इसके नाम से लिख दिया। अब ये किसके इक्वल होगा, ये जो केस है ये मैं विद रिप्लेसमेंट के बारे में बता रही हूँ कि विद रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीन्स का जो डिफरेंसेस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ये हमारे पास किस केस में होगा, विद रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेप की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो हमारे पास किस केस के लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। उसको भी हम लोग जो है सिग्मा x⁴ 1 माइनस x⁴ 2 से ही शो करेंगे, लेकिन जो उसका फॉर्मूला होगा वो क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 डॉट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स, n1 माइनस n1 कैपिटल N1 माइनस 1 एट सिग्मा 2 स्क्वायर
over n2 dot capital N2 minus small n2 divided by capital N2 minus 1. स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में यूज़ होगा, लेकिन ये तब यूज़ होगा जब हमारा जो स्मॉल n है वो अगर हमारे 5% ऑफ कैपिटल N से जो है अगर बड़ा हो जाएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे कैपिटल 5% ऑफ कैपिटल N से छोटा होगा तो तब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे इस फैक्टर को। इस फैक्टर्स को मैंने आपको बताया था कि एफपीसी फैक्टर कहलाता है हमारे पास कैपिटल N माइनस स्मॉल n स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। इसको हम एफपीसी कहते हैं, फिनाइट करेक्शन फैक्टर। और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो स्मॉल n होता है वो ग्रेटर हो जाता है हमारे 5% ऑफ कैपिटल N से। इसको हम इस फैक्टर्स को हम तब यूज़ करेंगे, वरना हम लोग सिंपली विद रिप्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर हमारा स्मॉल n जो है वो छोटा आ रहा है 5% ऑफ कैपिटल N से। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसमें वो क्या कहता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो इक्वल हो जाएं और या हमारे पास जो दोनों सैंपल्स हैं वो सेम पॉपुलेशन से आए तो फिर हम लोग सिग्मा x बार 1 माइनस x बार 2 का फॉर्मूला किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर n। इसमें हम लोग जो है n1 और n2 को इक्वल कर देंगे स्मॉल n के। अगर हमारे पास ये तब कंडीशन होगी जब हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, अगर सेम होंगे, या फिर हमारे पास जो दो सैंपल्स होंगे दोनों के दोनों सेम पॉपुलेशन से आ रहे होंगे तो फिर हम लोग हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर n। अब हमारे पास जो है वो चौथी कंडीशन क्या है, इसकी चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो अननोन हो, यानी हमारे पास उनकी वैल्यूज सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज ना हो और इसके अलावा हमारे जो सैंपल साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाए, तो हमारे पास जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, S1 कैपिटल S1 से और कैपिटल S2 से। तो यहाँ पे मैं कंडीशन भी लिख देती हूँ, इसके साथ मैं पहले लिख दूँ ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए कि थर्ड वाली हम लोगों ने कब यूज़ करनी है। व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इक्वल और both the samples come from the same population। अब जो चौथी मैंने आपको बताई है कि अगर हमारे पास इफ सिग्मा 1 and sigma 2 are not known and both sample sizes are large, then they are replaced by S1 and S2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल S x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमारे पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता, और जो सैम्पल साइजेस दोनों के हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, तो हमारे पास जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है वो S1 और S2 से जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज आपको याद करने ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास मेडिकल क्वेश्चंस आएंगे और उसमें हमें ये फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करने होंगे, तो ये आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। अब इसकी चौथी पांचवी जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चले जाते हैं हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ़ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार x1, हम लोग यहाँ पे सैम्पल साइज नहीं देखेंगे, रिगार्डलेस ऑफ सैम्पल साइजेस विल बी नॉर्मल।
अब हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे और ये इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू। एक्चुअली हमारे पास होता क्या था फॉर्मूला, आपको याद होगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, यही हमारे पास फॉर्मूला होता था जब हम लोग सैम्पल मीन करते थे। लेकिन अब हमारे पास डिफरेंस आ गया तो हम इसमें हम 1 और 2 ले लेंगे, दो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएंगी, दो मीन्स आ जाएंगे, हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे और उसका हम डिफरेंस ले लेंगे और आपको ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे याद करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, और हमारे पास जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी है, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें अगर हमारे पास क्या होगा, इफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉन नॉर्मल है लेकिन जो सैम्पल साइज है वो ग्रेटर हो रहा है या इक्वल हो रहा है 30 के, तब भी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। मैं लिख देती हूँ, इफ द populations are non-normal and if both sample sizes इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, both sample sizes are large greater and equals 30, तब भी हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम लोग जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी बाय द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हम यहाँ लिख देते हैं, देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of differences between means approximately a normal by central limit theorem। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल है 14.15 जो कि हमारे पास सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स के से रिलेट करती है। यहाँ लिखा है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम samples of size n1 equals to with replacement from a finite population consisting 4 6 8 and similarly draw all possible random samples of size n equals to with replacement from another finite population consisting 1 2 3। अब हमारे पास दो रैंडम सैंपल्स हैं जिसकी पॉपुलेशन हमारे पास 4 6 8 है जो कि विद रिप्लेसमेंट से हो रही है, दूसरी हमारे पास है जिसके सैंपल्स हैं 1 2 3 पॉपुलेशन है और जो कि अगेन विद रिप्लेसमेंट से हो रही है। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 एंड कंप्यूट इट्स मीन एंड वेरिएंस एंड देन वेरीफाई दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने फाइंड करना है पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस। सबसे पहले तो हम लोगों को सैम्पल जो रैंडम सैम्पल फर्स्ट है उसकी पॉपुलेशन के हमें सैम्पल्स बनाने होंगे विद रिप्लेसमेंट और उसके सैम्पल मीन्स फाइंड आउट करने होंगे। इसी तरह से हम लोगों को पॉपुलेशन जो हमारे पास 2 है उसकी रैंडम सैम्पल्स बनाने होंगे विद रिप्लेसमेंट से और उसके भी हम लोगों को सैम्पल्स मीन्स जो हम फाइंड आउट करते हैं। आए हम पहले एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है 14.15। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन 1 है उसके लिए हमारे पास जो पॉपुलेशन 1 है, पॉपुलेशन 1 इसके जो हमारे पास पॉपुलेशन दी गई है वो क्या दी है 4 6 8 और जो पॉपुलेशन 2 है उसके सैंपल्स क्या हैं 1 2 3। इसमें n हम लोगों को कितना दिया गया है, हमें जो सैंपल साइज है वो कितना दिया गया है n1 इक्वल्स 2 और ये हमें कितना दिया गया है n2 जो है वो हम लोगों को दिया गया है 2। ये भी विद रिप्लेसमेंट से है, वो भी विद रिप्लेसमेंट से है।
अब हम लोगों को पता है कि जो पॉसिबल सैंपल्स होते हैं वो हम किस फॉर्मूले से बनाते हैं। जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट की बात आ जाए तो कैपिटल एन बेस टू द पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन 3 है, दोनों के लिए सेम है और साइज कितना है 2, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 9। अच्छा तो सबको यहाँ तक समझ आ गई। अब हम लोगों को सैंपल नंबर लिखना है पॉपुलेशन 1 के लिए, फिर उसके सैंपल्स फाइंड आउट करने हैं रिप्लेसमेंट से, एंड देन हम लोगों को जो है वो उसके सैंपल मीन्स यानी x बार 1 एंड पॉपुलेशन 2 के लिए x बार 2 जो है वो निकालना है। मैं निकाल रही हूँ, आपको मैं बता चुकी हूँ कि विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स कैसे बनाते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स कैसे बनाते हैं। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो को देखिए अगर आपको नहीं पता। मैं यहाँ पर जो है उसका स्केच जो है वो मैं बना देती हूँ। यहाँ पर बस जस्ट मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि हम लोगों ने विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स कैसे बनाने। सबसे पहले मैं 4 लूँगी। 4 को जो है मैं सबसे पहले मेरे पास जो आ रहा है वो कितनी दफ़ा आ रहा है 9 टाइम्स। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि अगर इसको मैं 3 पर डिवाइड करती हूँ 9 को, तो मेरे पास ये कितना आ जाता है 3। तो मैं 3 टाइम्स जो है अपना पहला सैंपल लिखूंगी, फिर देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, और मेरे पास साइज जो है वो 2 है। देन अगेन मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगी, मेरे पास 1 आ जाएगा। देन मैं 1 टाइम्स जो है वो अपना अपना पॉपुलेशन में जो हर सैंपल है वो मैं लिख दूंगी। इस तरह से मेरे सैंपल्स जो हैं वो पॉपुलेशन 1 के लिए बन जाएंगे। इसी तरह पॉपुलेशन 2 के लिए भी मैं क्या करूँगी कि यही सेम मैथड उनके मेरे पास सेम जो है वो पॉपुलेशन का जो डिजिट एन है कैपिटल एन वो सेम है, स्मॉल एन जो है वो भी सेम है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो 9 को 3 पे डिवाइड करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 3। मैं 3 टाइम्स जो है अपना फर्स्ट पॉपुलेशन का सैंपल लूँगी, 1 जो है वो मैं 3 टाइम्स लूँगी, देन 2 3 टाइम्स, देन 3 3 टाइम्स। देन मैं इसको 3 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो देन मैं इसको 1 टाइम्स जो है अपना अलग अलग जो सैंपल है वो लिख लूँगी। इस तरह से मेरे सैंपल्स बन जाएंगे। मैं अपने सैंपल्स बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ बनाइए और फिर मेरे साथ चेक कीजिए। स्टूडेंट्स मैंने अपने सैंपल्स बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे मीन्स फाइंड आउट कर लूँगी, मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँगी और 2 पे डिवाइड कर लूँगी। इस तरह से मेरे पास जो है वो x बार 1 यानी सैंपल मीन्स जो पॉपुलेशन 1 के लिए आ जाएंगे। इसी तरह से सैंपल पॉपुलेशन 2 के लिए भी मैं x बार 2 इसी तरह निकालूंगी, दोनों को ऐड करूँगी और 2 पे डिवाइड करती जाऊँगी, तो मेरे पास जो है सैंपल मीन्स x बार 2 आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने अपने यहाँ पे सैंपल्स मीन्स भी निकाली, x बार 1 और x बार 2 निकाली। सबसे पहले तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा अब पार्ट हो रहा है ए पार्ट में, वो हमें कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस। अब आपने x बार 1 माइनस x बार 2 भी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने लगे हैं डिफरेंसेस ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स। अब सबसे पहले तो हम लोगों को x बार 1 एक जगह पे लिख लेना होगा और x बार 2 यहाँ लिख लेना होगा। तो x बार 2 मेरे पास क्या आ रहा था 1.0 1.5, ये आपकी बुक में सोल्व हुआ है, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसको आपने सोल्व कैसे करना है। आपने सारे अपने जो सैंपल मीन्स हैं वो यहाँ लिख लेने हैं। 2.02 सेम है, बात है उसकी, आपको वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड 3.0 और यहाँ पे आप लोगों ने x बार 1 लिख लेने। आपके पास क्या था 4 5 6 5 6 7 एंड 6 7 8। अब आपने ये लेना है 1 पॉइंट और इस सब में से इसको माइनस करते जाना, यानी 1.0 माइनस 4 एंड देन 5 माइनस 1, क्योंकि x बार 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने डिफरेंस लेना है x बार 1 माइनस x बार 2। तो पहले आप x बार 1 रखेंगे, x बार 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आएगा, जिससे आपकी सारी वैल्यूज गलत आएंगी। आपने डिफरेंस लेना है x बार 1 माइनस x बार 2। तो आप 4 माइनस 1 5 माइनस 1 6 माइनस 1 6 माइनस 1, इसका सारे जो एक लाइन है वो निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 3 एंड देन 4 देन 5 देन 4 देन 5 देन 6 देन 5 देन 6 देन 7, ये मेरे पास आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लें और इसको कर लें तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से आपने नेक्स्ट लेना है 4 माइनस 1.5 5 माइनस 1.5 6 माइनस 1.5, ये सारे के सारे जो हैं वो आपने ले लेने हैं और इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपने लिख देनी है। मैं इसे इसके टेबल को कंप्लीट करी हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ कर लें इसको कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं तो। स्टूडेंट्स ये मैंने डिफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। आप इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। जो बी पार्ट है उसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है x बार 1 x बार 2 की, और हम लोगों ने मीन एंड वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ये टेबल जो है हमारा बी पार्ट्स को सोल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है अपनी हेडिंग लिखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बना रहे हैं ऑफ x बार 1 एंड x बार 2।
इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को जो कॉलम चाहिए हमें x बार 1 माइनस x बार 2 का चाहिए, और स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं इसको किसके इक्वल कर देंगे, d के। हम इसका नाम रख लेंगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक में d का नाम दिया गया तो मैंने भी यहाँ पे d का नाम दिया है। अगर हम लोग हैं अपने, अब हम लोगों ने ये कॉलम किस तरह सेट करना है, बस हम लोगों ने अपने सारे डिफरेंसेस देखने हैं जो हम लोगों ने रिजल्ट्स निकाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कौन कौन सी वैल्यूज जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 है, 2.5, यानी हम लोगों ने 1, 1.5, देन 2, 2.5, 3, 3.5, देन 4, 4.5 एंड 5, एंड देन 5.5, 6, 6.5 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, एंड 7 हम लोग देख लेते हैं, 7 हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे 7 यहाँ पे आप चेक कर लें, 7 भी हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज को जो है अरेंज करके अपने कॉलम के अंदर लिख लेना है, और वो वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो है वो कॉलम बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 कितने टाइम्स अकर कर रहा है उस टेबल के अंदर, यानी हम 1 को जो है वो काउंट कर लेंगे कितने टाइम कर रहा है। आप इसे काउंट कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा, अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दिया, एक भी नंबर मिस कर दिया, आपको सारे आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, जिस वजह से आपकी वेरिफिकेशन भी ठीक नहीं होगी। तो ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। अब यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसीज लिख रही हूँ कि हमारे पास क्या क्या आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके बाद कौन सा चल रहा है, ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का हम लोग किस तरह से निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, एफ ऑफ डी। आपके पास जो टोटल नंबर सारे थे वो कितने आपके पास एग्जिस्ट कर रहे थे, 81। अब आपने इसको क्या करना है, 1/81, 2/81, इस तरह से आपने जो है सारी अपनी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अगर आप अपने डिफरेंसेस को काउंट करेंगे तो वो सब तो 81 होंगे। तो आपने अपनी जो हर फ्रीक्वेंसी है उसको 81 पे डिवाइड करना, तो वहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स इतना काम करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, तो अपने फॉर्मूलाज को बनाना है। आपने मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर अपने फॉर्मूलाज को सेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक नया पेज ले लेती हूँ, यहाँ पे मुझे मीन जो है वो फाइंड आउट करना है कि उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन डी एफ ऑफ टी, और इसी तरह से जो वेरिएंस होगा, और ये हमारे पास क्या है, म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, सॉरी माइनस एक्स बार 2, और इसमें जो हमारे पास वेरिएंस होगा वो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या बन जाएगा, आपके पास सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इक्वल्स, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन्स। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा समेशन डी स्क्वायर एफ ऑफ टी माइनस समेशन डी एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने कहा है कि कंप्यूट करें मीन एंड वेरिएंस, तो हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास इस कॉलम की जरूरत है, एक समेशन डी एफ ऑफ डी की जरूरत है और एक समेशन डी स्क्वायर एफ ऑफ डी की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर अपने कॉलम सेट कर लूंगी डी एफ ऑफ डी, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और एक कॉलम जो चाहिए डी स्क्वायर एफ ऑफ डी। तो यहाँ पे हम लोग अपने जो कॉलम्स हैं इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैं इसकी जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करती हूँ, मैं एक एक करके नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप भी, आपके पास भी एक अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और आप उसमें जैसे अपनी वैल्यूज को पुट करें और उसके अंदर जो है वो अपने आंसर्स निकालें। तो मैंने अपने डायरेक्ट जो है वो आंसर्स निकाले हैं, अगर आप चाहें तो अपनी बुक से जो है निकालें और उसको चेक करें कि क्या वो सेम आ रहे हैं। अब मेरे पास जो समेशन एफ ऑफ डी, समेशन डी एफ ऑफ डी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा था 324/81। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 4। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 324/81 इक्वल्स 4। और जो मेरे पास वेरिएंस का आंसर आ रहा है उसके भी मैंने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। मेरे पास आ रहा है 1431/81 माइनस 324/81 होल स्क्वायर
इसको सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा मेरे पास 5/3। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हम लोगों को उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेती हूँ। जस्ट मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लूँगी 5/3 का और मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर आ गया 1.29। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसके सी पार्ट की तरफ जाते हैं, उसमें वेरिफिकेशन है। हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सी पार्ट है वो हमें दिया वेरीफाई म्यू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार टू इक्वल्स म्यू वन एंड म्यू टू, यानी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन हमारे पास है जो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इक्वल सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन वन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ऑफ एक्स बार माइनस एक्स बार टू का, जब हमारे पास केस क्या होगा विद रिप्लेसमेंट का। तो इनको हम लोगों ने क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। अब हम लोगों को पॉपुलेशन मीन्स म्यू वन और म्यू टू निकालने की जरूरत है, सिग्मा वन और सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर निकालने की जरूरत है, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग जो है वो सी पार्ट यूज करने लगे। हमारे पास पहला जो वेरीफाई करना है वो क्या करना है, हम लोगों ने म्यू टू के इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम म्यू वन ले लेते हैं। हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो हमारे पास पॉपुलेशन क्या थी, हमारे पास थी 468, 4 + 6 + 8 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 पर। इसी तरह से जो हमारे पास म्यू टू था वो हमारे पास क्या था, 1 2 एंड 3। सो 1 + 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। इनको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं वो आंसर्स क्या आ रहे हैं, म्यू वन एंड म्यू टू का जो आंसर है, म्यू वन का आंसर आ रहा है 6 एंड म्यू टू का आंसर आ रहा है 2। इसी तरह से हम लोग जो है सिग्मा वन स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, सुमेशन एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर एन। यही फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पे सॉरी हम लोग कैपिटल एन यूज करते हैं, तो इसमें हम 1 1 लगा लेंगे यहाँ पर। तो अब हम लोग अपने वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, सिग्मा वन स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 8/3 और जो सिग्मा टू स्क्वायर का आंसर भी हम लोग इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लेनी है, म्यू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार टू, सॉरी यहाँ 2 लिखना था, मैंने वहाँ लिख दिया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था, म्यू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू का 4। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या था, हम दोबारा में लिख लेती हूँ इसको। इसका आंसर मेरे पास है 4 और म्यू वन माइनस म्यू टू। म्यू वन क्या आ रहा था, 6 माइनस 2, ये हमारे पास क्या आ गया 4। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट था वो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या था, हमारे पास नेक्स्ट था सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इक्वल्स सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू का जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास क्या रहा था, हम लोग अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन सोल्व किया था वहाँ देख लेंगे। हमारे पास इसका आंसर आ रहा था 5/3। सिग्मा वन स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 8/3 और एन वन हमारे पास कितना था, 2। इसी तरह से जो सिग्मा टू स्क्वायर था उसका आंसर आ रहा था 2/3 और एन टू कितना था, 2। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 प्लस 1/3, जो कि हमारे पास इक्वल आ गया 5/3 के, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 5/3। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, यानी हम लोगों ने इसको भी वेरीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी बात की प्रॉब्लम है, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, कि कब हमारे पास जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वन एक्स बार टू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम उसका भी एक एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, कार बैटरीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए हैव अ मीन लाइफ ऑफ 4.3 years with a standard deviation 0.6 years. A similar battery produced by company B has a mean life of 4.0 years and a standard deviation of 0.4 years. What is the probability that a random sample of 49 batteries from company A will have a mean life of at least 0.5 years more than the mean life of a sample of 36 batteries from company B? हमारे पास टू पॉपुलेशन है जिसमें हम लोगों को मीन दे दिया गया है म्यू वन एंड म्यू टू। इसके अलावा हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। हमारे पास जो N1 की वैल्यू है 49 है और N2 की वैल्यू जो है वो 36 है, यानी दोनों जो है वो 30 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर हम।
अब सबसे पहले तो हम लोग वाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं, अपनी एग्जांपल लिखते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल कौन सी है। हमारे पास ये एग्जांपल है एग्जांपल 14.16। सबसे पहले तो हम लोग अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा की है। μ1 की जो वैल्यू है वो हम लोग को दे दी गई है 4.3। μ2 की वैल्यू जो है वो हम लोग को दे दी गई है 4.0। सिग्मा 1 हम लोग को दे दिया गया है 0.6 एंड सिग्मा 2 जो है वो हम लोग को दे दिया गया है 0.4। n1 की वैल्यू हमारे पास है 49 एंड n2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 36, यानी दोनों जो है n1 एंड n2 जो है n2 जो है वो ग्रेटर है 30 से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ होगी। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को अपना म्यू एक्स बार 1 एंड म्यू एक्स बार 2 जो है वो निकालना होगा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है μ1 माइनस μ2 के। μ1 हम लोग को दे दिया गया है 4.3 और μ2 हमें दिया गया 4.0। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास है, इसका हम यहाँ पर जो है वो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.6 का स्क्वायर ओवर n1 हमारे पास कितना है 49 एंड एट सिग्मा 2 स्क्वायर हम ले लेंगे 0.4 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n2 विच इज 36। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.1086। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास जो z वेरिएबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, z इक्वल्स एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस 0.3 एंड डिवाइडेड बाय 0.1086। अब हमारे पास क्वेश्चन था, वो हमारे पास था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a random sample of 49 batteries from company A will have a mean life of at least 0.4 years more than the mean life of a sample of 36 batteries from company B। यानी at least 0.5 years जो है हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर निकालनी है। यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे पास क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ग्रेटर एंड इक्वल्स 0.5। ये हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है जी के अंदर अपनी एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 0.5 माइनस 0.3 एंड डिवाइडेड बाय 0.1086। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.84। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, जी की। ये हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको मैं ठीक करके लिख देती हूँ यहाँ ताकि आप कंफ्यूज जो है इसमें ना हो। ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और ये जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो ये चीज़ है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ये कन्वर्ट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जी वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 greater and equals 0.5 equals probability of z greater and equals 0.5। अब हम लोग यहाँ पे अपना नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसको मैं ठीक तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दरमियान में हमारे पास जी की जब लाइन होती है रियल लाइन, तो ये हम जी दरमियान में क्या होता है, जीरो हमारे पास। अब हमारे पास 0.5 जो है वो आफ्टर जो है वो लाई कर रही है, यानी 0 के 0.5। तो हम लोग ने इसे ग्रेटर और इक्वल जो है इससे हमने ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये मैंने पता है ये हमारे पास 0.5 एरिया है, ये हाफ हमारे पास 0.5 एरिया है, यानी हम 0.5 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी 0 से 0.5 तक। सॉरी इट्स अ 1.5, सॉरी मैंने यहाँ पे 0.5 लिख दिया, यानी यहाँ पे हम लोगों के पास जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.84। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ लिखना है 1.84। तो ये हमारे पास जो 1.84 है वो
0.5 भी 0 से ज़्यादा है, लेकिन जब हमने इसको जी में कन्वर्ट किया तो ये भी हमारे पास 0 से ग्रेटर ही आया। यानी हम लोगों ने 0 से 1.84 की जो है वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये आप लोगों ने एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेबल वैल्यू है, इसका आंसर आ जाएगा 0.4671 एंड इक्वल्स हो जाएगा 0.0329। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों के पास जो है प्रोबेबिलिटी आ गई एट लीस्ट 0.5 ईयर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें किसी बात की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सब काम जो है मैं आपके लिए करी हूँ, आप प्लीज़ मुझे जो है इसका अप्रिशिएट कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स से इसको जो है शेयर करें ताकि वो भी जो है इसे फ़ायदा उठा सकें। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।